अस्सलाम वालेकुम warahmatullahi wabarakatuh। खैरियत से आप लोग, होप यू ऑल फाइन और वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का टॉपिक थोड़ा रेगुलर टॉपिक से हटके रहेगा क्योंकि ये है रिगार्डिंग, हो सकता है कॉन्स्पिरेसी हो सकता है कि सच्चाई हो जिसको एक होक्स की तरह प्रेजेंट किया जा रहा, लेकिन कुछ रीसेंट डेवलपमेंट आया। यह है रिगार्डिंग फेमस यहूदी स्कॉलर जिसका नाम है एमनॉन यित्ज़हाक। ये एक बहुत कंट्रोवर्शियल और बहुत मशहूर स्कॉलर है ज्यूस का, और इसका एक रिसेंटली वीडियो आया जहाँ पे ये कह रहा है कि उसके पास यूएन, जो यूनाइटेड नेशन है, यूएन का एजेंडा आया नोन एज यूएन एजेंडा 2021। अब तो वो फिलहाल 2030 हो गया, और उसमें से ये कह रहा है कि उस एजेंडा को अगर अपने टर्म्स में, अपने वर्ड्स में अगर कन्वर्ट किए तो वो पॉइंट्स बहुत ही खतरनाक है आने वाले 10 साल में पब्लिक के लिए, आप और हमारे लिए। तो देखते हैं कि उसमें पॉइंट्स क्या दिया गया। छोटा सा एग्जांपल देता हूं। उसमें पॉइंट्स ये दिए गए हैं कि फोर्स वैक्सीनेशन होगा लोगों के ऊपर, एग्रीकल्चरल फार्मिंग रहता, खेती बाड़ी जो रहती है, इसको प्राइवेट लोगों से टेक ओवर करके गवर्नमेंट अपने लॉज इम्पोज करेगी। और अगर आप देखेंगे फिलहाल इंडिया में कुछ इसी तरह से हो रहा है। ये सिर्फ इंडिया बोल के नहीं, पूरे वर्ल्ड के कई सारे एजेंडाज है जिसमें टेक ओवर करने के बारे में बात कर रहा है। और सबसे हैरानी की बात यह है कि एजेंडा अभी नहीं बना था, बल्कि तकरीबन आज से 30 साल पहले एजेंडा बना था। तो देखते हैं पॉइंट्स के ये ज्यूइश स्कॉलर ने क्या क्या कहा और एक ब्रेकडाउन देते हैं इस चीज़ के बारे में। एमनॉन यित्ज़हाक 1990s में ये आदमी बहुत मशहूर था, और इसके जो स्पीचेस रहते यूजुअली बहुत कंट्रोवर्शियल रहते। कंट्रोवर्शियल का मतलब ये कहता है कि आगे आगे एलिट्स जो रहते, एलिट्स का मतलब जो सुपर पावर्स गवर्नमेंट्स को कंट्रोल करते, जो आप और हमारे नज़र में क्लियर नहीं रहते, तो ये लोग जो कंट्रोल करते हैं, इनके एजेंडास को ये एक्सपोज करते रहता है और कहते रहता अपने लोगों को, जो ज्यूज है, ऑर्थोडॉक्स ज्यूज जो रहते हैं, उनको कहता है कि अपने रिलीजन की तरफ वापस आ जाओ क्योंकि ये लोग बहुत बुरी तरीके से सबको कंट्रोल में रखने वाले आगे जाके। तो उसने रिसेंटली एक वीडियो बनाया कुछ हफ्ते पहले, और उसमें ये कहा कि यूएन एजेंडा की कॉपी उसके हाथ में आई, जबकि एग्जैक्ट उस तरह से लिखा नहीं है, लेकिन इसके हिसाब से क्या क्या वो पॉइंट्स का मतलब है। एजेंडा 2021 टू 2030, ये रीज़न ये दिया गया क्योंकि इस एजेंडा का एक्सपेक्टेड टाइम था कि 2021 जो है इस साल तक ये कंप्लीट हो जाना चाहिए, लेकिन इसको यूएन ने फिर रीनेम करके 2030 कर दिया। मतलब अब टारगेट है 2030 का ये इनके पॉइंट्स को कंप्लीट करने। एमनॉन यित्ज़हाक के खुद के टर्म्स में वो किस तरह से बता रहा है कि क्या क्या होने वाला है इस वक्त। सबसे पहला पॉइंट है उसका, वन वर्ल्ड गवर्नमेंट फॉर्म होने वाला है। अगर ब्रेकडाउन किया इस चीज़ को, मतलब ये होता है कि वन वर्ल्ड गवर्नमेंट, जो एलिट्स का जो प्लान रहता, यही प्लान है कि सेंट्रल एक गवर्नमेंट पूरी वर्ल्ड में फॉर्म हो जाए। अब आप कहेंगे कि ये तो इम्पॉसिबल चीज़ है, इतने सारे देश है, तो वन वर्ल्ड किस तरह से होगा। देखिए, हालात का कभी कुछ बोल नहीं सकते। बार बार ऐसे हालात होते हैं जिसकी वजह से सब कंट्रीज एक हो जाते। तो एजेंडा तो है, वो अब तक तो कंप्लीट हुआ नहीं, लेकिन पहला पॉइंट के हिसाब से ये बताया जा रहा है कि कुछ ऐसे हालात होने वाले हैं आगे जाके जिसकी वजह से पूरे कंट्रीज के बाउंड्रीज वही ऐसे रहेंगे, लेकिन गवर्नमेंट एक सुप्रीम फॉर्म होगी। हो सकता है अंडरस्टैंडिंग में वो फॉर्म करेंगे या किस तरह से करेंगे, पेपर वर्क की तरह दिख रहा है, लेकिन कुछ बोल नहीं सकते इस चीज़ के बारे में। तो पहला पॉइंट था कि वन वर्ल्ड गवर्नमेंट फॉर्म होने वाला है यूएन एजेंडा के हिसाब से। दूसरा पॉइंट, यित्ज़हाक ने कहा कि सिंगल ग्लोबल करेंसी फॉर्म होगी, कैशलेस सिस्टम फॉर्म होने वाला है, मतलब कि उरूज पे आने वाला है। कैशलेस सिस्टम अगर आप आज देखेंगे तो उसका मतलब ये होता है कि आप जो नोट देते हैं, जो करेंसी देते हैं, पेपर फॉर्म में या प्लास्टिक फॉर्म में कुछ कंट्रीज में है, इन चीज़ों को हटा के सिर्फ कैशलेस टाइप का सिस्टम रहेगा। कैशलेस मतलब आज के दौर में ऑनलाइन सिस्टम। तो अगर आप मिडिल क्लास के, तो आप देखेंगे कि 80% से 90% तकरीबन आज अगर देखा गया, वो अपना डेली ट्रांजैक्शन ऑनलाइन ही कर रहे हैं। एक छोटा एग्जाम्पल, आपका फ़ोन है, आप हर अपना पेमेंट अगर 50 रुपये भी करना है तो अपने फ़ोन के थ्रू गूगल पे रहता, फ़ोन पे रहता, कई सारे ऐसे एप्लीकेशन आज के दौर में आ चुके जहां पर आप ऑनलाइन पेमेंट कर रहे हैं। तो इसी को कैशलेस सिस्टम कहते हैं, क्योंकि आप नोट उसकी शक्ल में नहीं दे रहे, ना दुकान वाले से ले रहे, हर चीज़ ऑनलाइन ट्रांजैक्शन रहता। आज से तकरीबन 4 से 5 साल पहले हमने एक वीडियो मेरे दूसरे चैनल पर बनाया था जो था वर्ल्ड इकोनॉमिक कोलैप्स, और उसमें हमने बताया था कि कैसा आने वाले दौर में पेपर फिजिकल करेंसी जो रहती, इसको हटा के ऑनलाइन कैशलेस सिस्टम का दौर आने वाला है। तो उसमें कुछ ऐसे भी लोग थे जो बहुत हंसे थे इस वीडियो को देख के और कहा था कि ऐसा हो ही नहीं सकता। आज आप देखेंगे तकरीबन 4-5 साल के अंदर आपको मौज एक बनाना जो है, मौज भी अगर खरीदना है तो बंडी वाले के पास उसका एक कोड, क्यूआर कोड लगा हुआ रहता। 10 रुपये की भी आप चीज़ लिए तो उसको स्कैन करके आप उसको पेमेंट कर रहे हैं नोट देने की जगह। तो ये चीज़ होते होते होता ही है, क्योंकि ये जो प्लानर्स रहते, ये कॉमन आदमी की तरह बेसिक थॉट्स नहीं रहते, ये बहुत आगे की प्लानिंग करके ये लोग अपने एजेंडास को इम्प्लीमेंट करते हैं। और इसमें एक पॉइंट ये है, सिंगल ग्लोबल करेंसी का मतलब जैसा वन वर्ल्ड गवर्नमेंट फॉर्म होगा
उसी तरह से रुपया रहो, रियाल रहो, दिरहम रहो, डॉलर रहो, हो सकता है कि वक्त ऐसा आ जाए कि पूरा एक ही टाइप का सिस्टम हो जाए। सोचे तो थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि डॉलर की एक डॉलर की वैल्यू जो है आज इंडिया में 70 से 80 रुपये रहता, और बढ़ते ही जा रहा। वैसे भी नई गवर्नमेंट आने के बाद तो बहुत ज़बरदस्त आसमान छू रहा अभी जो इंडियन करेंसी है। तो ये वैल्यूज़ को पता नहीं कैसा एवेल्युएट करते हैं। मैं तो इकोनॉमिक्स में उतना एक्सपर्ट हूँ नहीं, हो सकता है अगर आपको पता है तो आप कमेंट कीजिए नीचे। पता नहीं ये लोग यूनिफॉर्मिटी कैसा लाएंगे पूरे करेंसीज को कैंसिल करके, अबॉलिश करके एक सिंगल करेंसी लाने के लिए। तीसरा पॉइंट जो एमनॉन यित्ज़हाक ने कहा वो है यूएन एजेंडा के हिसाब से। उसने कहा कि वन वर्ल्ड सेंट्रल बैंक का एस्टैब्लिशमेंट होगा। उसका मतलब ये है कि जितने भी आप बैंक्स देखते हैं आज के दौर में, सबका एक ही सिंगल बैंक रहेगा। उसका मतलब ये नहीं कि फिजिकल फॉर्म में एक ही ऑफिस है, जितने भी लोग हैं वहीं पे जाना है। एक ही कॉरपोरेशन रहेगा और उसी के छोटे ब्रांचेस आज पूरी दुनिया में रहेंगे। इस चीज़ को भी अगर आप गौर करें, आज के दौर में इकोनॉमिक कोलैप्स इतना हो रहा है, बैंक्स में जो है लोन्स, बैड लोन्स जो रहते, मतलब कि अगर कोई बड़ा बिजनेसमैन लोन लिया और वो वापस नहीं देकर बाहर भाग गया तो वो बैंक जो है डूब जाता। उसको अगर इंश्योरेंस नहीं रहा उतना, वो वापस ला नहीं सका। ऐसे उसमें क्या है, जो दूसरे बैंक्स है इन बैंक्स को टेक ओवर कर लेते हैं। तो मर्जिंग ऑफ बैंक्स जो होता, शायद हालात ऐसे आ जाएंगे, शायद ऐसा इकोनॉमिक कोलैप्स आगे जाके होगा बिजनेसेस का कि पूरे बैंक्स मर्ज होके कोई सेंट्रल एक बैंक बन जाएगा। तो इसमें बुरी बात क्या है, इतना रहता कि आपके पास आज फ्रीडम है, आप चाहे तो एक बैंक में रख सकते पैसा, वो नहीं समझना तो दूसरे बैंक में रखते, क्योंकि लोग जो है सेफ्टी के तौर पे बैंक में अपना पैसा रखते थे। लेकिन आज सबसे डेंजरस जगह वही हो गई आपका पैसा रखने। कब कौन सा बैंक डूबता पता नहीं, कब कौन सा बिजनेसमैन लोन लेके भाग जाता। और देश तो आजकल आपको जैसे पता है, हर खराब लोन भागने वाले को उनके लोन्स को बैड लोन्स बोलकर माफ़ कर दे। अब ये ऑन द स्पॉट बैड लोन हो जा रहा या बहुत प्री प्लान बैड लोन रह रहा था, और माफ़ जो होना है वो आप बेहतर समझ सकते हैं इस चीज़ के बारे में। चौथा जो पॉइंट है उसमें ये दिया गया सेंट्रल आर्मी फॉर्म होना। जैसा आप पूरा सीरीज देखते आ रहे, वन वर्ल्ड गवर्नमेंट है, वन वर्ल्ड करेंसी रहेगी, तो जाहिर सी बात है जो आर्मी भी है ये पूरी सेंट्रल एक ही आर्मी फॉर्म होगी, या पूरे एक ही लीडरशिप के अंडर आर्मी आएंगे। ये ऐसा इनका एजेंडा में है, ये कह रहा है एमनॉन यित्ज़हाक। अब आप बोलेंगे आर्मी अगर सब एक ही हो गया, सेंट्रल आर्मी हो गया, तो ये लोग लड़ेंगे किससे? फिलहाल आर्मीज जो रहते अपने बॉर्डर्स को कंट्री टू कंट्री बचाने के लिए आर्मीज फॉर्म होते हैं। लेकिन अगर सिंगल आर्मी यूनिट फॉर्म हो गई तो यहाँ पर एक ही लोग रहेंगे जिसके ऊपर आर्मी अपना दबाव रख सकता है, वही रेबल्स। मतलब कि कल के दिन अगर कोई ये वन वर्ल्ड गवर्नमेंट के खिलाफ ठहरने उठा तो ये आर्मी उसी के खिलाफ जंग लड़ेगी। आगे के पॉइंट्स अब ये है, ऊपर से आते आते अब आ रहे हैं ग्रास रूट लेवल पर, और वो है एंड ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी, एंड ऑफ न्यूक्लियर फैमिली। इसमें यह है कि जो प्राइवेट प्रॉपर्टी आप और हम ओन करते हैं, इस चीज़ को भी गवर्नमेंट टेक ओवर कर लेगी। रीज़न ये है कि वो यही कहेंगे कि सब हमारे अंडर है, हम आपको प्रोवाइड करेंगे एमिनिटीज़, हम आपको घर प्रोवाइड करेंगे, लेकिन ये चीज़ हमारे अंडर अब कंट्रोल में रहेगा। उसके बाद है एंड ऑफ न्यूक्लियर फैमिली। अब ये पॉइंट इसलिए एक इम्पॉर्टेंट है क्योंकि अभी तक जो पॉइंट्स आ रहे हैं वो रिलेटेड है बाहर की दुनिया से, बिजनेस से, इस तरह से। न्यूक्लियर फैमिली का मतलब क्या होता है, कोई भी कपल जो है, पेरेंट्स जो रहते हैं, माँ बाप जो है, वो और उनके बच्चे, इसको ख़त्म करने का इरादा इनका है। ये किस तरह से कि ये लोग अब बोलेंगे कि आपके जो बच्चे हैं इनका फ्यूचर करियर जो रहता है, इनको किस तरह से ब्रिंग अप करना है, किस तरह से इनका ब्रॉटअप होगा, ये गवर्नमेंट उनके अंडर ले लेगी। वो कैसे, उसका भी आगे एक पॉइंट है। अगले पॉइंट से गवर्नमेंट जो है वो स्कूल्स और यूनिवर्सिटीज़ जितने भी प्राइवेट है इसको टेक ओवर करके गवर्नमेंट के अंडर ला देंगे। अब आप बोलेंगे कि गवर्नमेंट का तो अपना स्कूल है, फिर उनको प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस को अपने अंडर लेने की क्या ज़रूरत है। गवर्नमेंट जो इंट्रोड्यूस करना चाह रही सिस्टम पढ़ाई लिखाई में, एजुकेशन में, सिर्फ वही चीज़ इंस्टॉल होगा, सिर्फ वही चीज़ इंप्लीमेंट होगा हर स्कूल में। क्योंकि प्राइवेट स्कूल्स को पूरा फ्रीडम रहता है कि वो अपने हिसाब से पैटर्न बनाए या पढ़ाई को किस तरह से बच्चों में रखे, वो इम्प्लीमेंट अपने हिसाब से बच्चों के ऊपर करते हैं। लेकिन यहाँ पर पॉइंट में ये दिया जा रहा है कि जब स्कूल्स और यूनिवर्सिटीज़ को गवर्नमेंट टेक ओवर करेंगे तो जो उनके थॉट है वही चीज़ को इम्प्लीमेंट करवाएंगे। मतलब उनके हिसाब से बच्चे का थिंकिंग और ब्रॉटअप होगा स्कूल्स और यूनिवर्सिटीज़ में। लेकिन एक छोटा एग्जांपल है, अभी रिसेंट जो हंगामा चल रहा है, कई लोगों को पता नहीं है इस चीज़ के बारे में। आसाम ने अपने स्टेट रन मदरसास जो है उसको वो कन्वर्ट कर रहे हैं अपने ही स्कूल्स में। तो उनके हिसाब से अब बच्चे पढ़ेंगे कि इस्लाम क्या है। अगला जो पॉइंट यित्ज़हाक ने मेंशन किया वो है डिस्पोजल ऑफ पॉपुलेशन डेंसिटी कंट्रोल। इसका मतलब ये होता है कि पॉपुलेशन को एक तो कट डाउन करना है तरीके से, और दूसरा है कंट्रोल में रखना उनकी डेंसिटी। मतलब आप कभी देखेंगे एक एरिया है आपके शहर में जहाँ पर लाखों लोग रहते हैं,
और कोई एक एरिया रहता शहर का जहाँ पर चंद हजार लोग रहते, हर एरिया में सिर्फ इतने लोग रहेंगे, इस तरह से इसको बंटवारा कर दिया जाएगा। अब आप बोलेंगे उतनी ज़मीन बड़ी बनाने वाले क्या लोग, उतनी बड़े ज़मीन पे ये लोग स्ट्रक्चर्स रखेंगे क्या घर बांटने? एजेंडा के हिसाब से जो हमने ब्रेक डाउन किया था उसमें ये बताया गया था कि मल्टीपल फ्लोर्स के अपार्टमेंट्स बना देंगे लोग। उसके बाद का जो पॉइंट है वो है फोर्स्ड वैक्सीनेशंस। ये एजेंडा बना था तकरीबन आज से 30 साल पहले, और उसमें ये कहा गया था कि वैक्सीनेशंस अगर किसी चीज से पब्लिक को देना पड़ा और वो नहीं सुने तो फोर्सिबली उनको दिया जाएगा। आज के दौर में अगर आप देख रहे हैं ये जो तमाशा हो रहा बीमारी का है, बीमारी इसके अंदर जो लोग मर रहे हैं वो बताया जा रहा है फिगर, लेकिन कई लोग कहते हैं कि इसको ज्यादा इन्फ्लेट करके बता रहे ताकि लोगों में डर बैठा रहे। और एक पॉइंट जो है जो बहुत कॉन्ट्रोवर्शियल है, कई लोग इसी चीज से कॉन्स्पिरेसीज बना रहे हैं, कई लोग कह रहे हैं कि ये सच है, कई लोग कह रहे हैं कि झूठ है, बस डर बिठाने, वो है माइक्रोचिप का इंस्टॉलेशन। ये वैक्सीनेशन के थ्रू नहीं है, वैक्सीनेशन एक लिक्विड फॉर्म है, कोई ऐसा माइक्रोचिप इंस्टॉलेशन उसके थ्रू होता नहीं। कई सारे लोग कह रहे थे कि उसी की वजह से, लेकिन झूठ है। माइक्रोचिप इंस्टॉलेशन आपको बताकर इंसर्ट किया जाता है। कई सारे कंट्रीज जो है इसको ट्रायल बेसिस पर स्टार्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। स्वीडन में तो कई सारे ऑफिस जो है ये ऑलरेडी स्टार्ट भी कर दिया। माइक्रोचिप में रहता क्या है, आपका कंप्लीट डेटा जैसे कि बर्थ रिकॉर्ड, सर्टिफिकेट, आपकी एज, हर चीज इसमें स्टोर किया जाएगा। साथ ही साथ जो बैंकिंग आपका सिस्टम है, जैसे कि आपके बैंक में अगर सपोज 10,000 रुपये है तो वो चिप में आपका डेटा आ जाएगा और आप ट्रांजैक्शन भी इसी चिप के थ्रू करेंगे। और साथ ही साथ अब अगर आप वैक्सीनेशन नहीं लिए वो भी आपके इसमें डेटा रहेगा। तो शायद हो सकता है कि आपको कल के दिन ऑफिस में कम जाना है या आपको गाड़ी खरीदना है या गवर्नमेंट से रिलेटेड कुछ भी काम है, अगर डेटा में दिया गया कि वैक्सीनेशन नहीं लिए, हो सकता है आपको इस चीज़ को रोक दिया जाएगा। या कल के दिन अगर आप गवर्नमेंट के खिलाफ एक पार्टी फॉर्म करे, कहते हैं कि ये गवर्नमेंट गलत है, तो हो सकता है उस चिप के थ्रू आपका जो बैंक बैलेंस है रातों रात जीरो कर दिया जाएगा, क्योंकि फिजिकल फॉर्म में तो करेंसी रहने वाली नहीं है। फिर उसके बाद का पॉइंट है इम्प्लीमेंटेशन ऑफ सोशल क्रेडिट सिस्टम। ये ऑलरेडी चाइना में एज एक्सपेरिमेंट स्टार्ट हुआ था और 2020 में इसको इंप्लीमेंट भी कर दिए थे, लेकिन पैंडेमिक की वजह से ही होल्ड पे था। अब 2021 में और फुल फ्लेज करने वाले। ग्लोबल सोशल क्रेडिट सिस्टम है क्या? ये है आप हर इंडिविजुअल का एक रिपोर्ट कार्ड रहेगा, आपके फाइन्स कितने हैं, चालान कितने हैं, गवर्नमेंट के खिलाफ आपके कुछ एक्टिविटीज थे क्या, एरिया में क्या थे, और ये सिस्टम में जो है अपडेट होते रहेगा। तो कल के दिन अगर गवर्नमेंट को आप पसंद नहीं है तो ये सोशल क्रेडिट सिस्टम जो है उसमें आपकी रैंकिंग पॉइंट्स गिरते रहते हैं। हो सकता है कि गवर्नमेंट्स भी आपको जो बेसिक एमिनिटीज देना है उसमें एज अ पनिशमेंट आपको नहीं देंगे आपका सोशल क्रेडिट सिस्टम रैंकिंग देकर या पॉइंट्स देकर। ये खराब बात भी इसलिए है कि क्योंकि हर चीज आपका कंट्रोल एक सुप्रीम गवर्नमेंट या ऊपर के ऑफिस में होगा। अगला पॉइंट है इंस्टॉलेशन ऑफ 5G एंटेनास। आप आज के दौर में देख रहे होंगे कई सारे एरियाज में 5G के एंटेनास इंस्टॉल हो रहे। अब उसमें फायदा हर एक जो व्लॉगर रहते हैं वो लोग एक ही चीज बता रहे कि कैसा 1 सेकंड के अंदर आप फिल्म डाउनलोड कर सकते, 1 सेकंड के अंदर आप डेटा ट्रांसफर कर सक रहे। देखा गया तो दुनिया में एक फिल्म डाउनलोड करने के अलावा भी बहुत सारी जिंदगी में चीजें करना है, तो इस चीज से कोई खुश होने वाली बात नहीं है। कहा जाता है कि 5G के इंस्टॉलेशन में जब स्पीड इतनी ज्यादा होगी तो ये है गवर्नमेंट्स हर मूवमेंट एक्टिविटी को ये लोग ट्रैक करके डेटा स्टोर करें। नेक्स्ट जो पॉइंट वो है प्राइवेटाइजेशन ऑफ ट्रांसपोर्ट। जो आप देखेंगे कि जितने आपके बसेस रहते, स्टेट टू स्टेट जो बसेस चलते रहते, प्राइवेट बसेस जो है, ये सबको भी गवर्नमेंट 100% टेक ओवर करेगी। मतलब कि लिटरली आपका लाइफस्टाइल, घर का, आपके बाहर का लाइफस्टाइल, हर चीज इन्हीं के अंडर रहेगा, गवर्नमेंट के अंडर। गवर्नमेंट ये बताएगी कि हो सकता है कि वो अच्छे बेसिक फेयर्स देंगे, टिकट का रेट कम कर देंगे, तो लोग कैसा है किसी भी हाल उसी के पास जाएंगे जहां पर रेट कम हो। तो इस तरह से कई सारी जो कंपनीज रहते हैं, आप देख सकते हैं इंडिया में, आप कमेंट कीजिए नीचे कौन से कंपनीज की बात कर रहा हूँ। इनिशियली वो जब भी एक सर्विस देना है बहुत कम रेट से देते, जैसा फोन की सर्विस हो, डेटा आपको फ्री देंगे। एक बार आप पूरी पब्लिक उनके कंपनी के पास आ जाए, सडनली वो रेट्स उसके बाद चेंज कर देते हैं। ये मोनोपोली रहता है, पहले खींचो अपने पास रेट्स कम देकर या बेनिफिट्स देकर, उसके बाद आप जब कंट्रोल करते दूसरे कंपनीज तरफ के कोलैप्स हो जाते बिजनेस फेल होने की वजह से, तो आप सुप्रीम लीडर हो जाते हैं। अब उसके बाद ये लोग रेट्स कंट्रोल करते, रेट्स बढ़ जाते, पब्लिक कुछ बोल नहीं सकती, गाली गलौज देंगे, फिर खामोश हो जाएंगे। और लास्ट का जो पॉइंट है आप अभी से रिलेट कर सकते हैं वो है एंड ऑफ प्राइवेट फार्मिंग एग्रीकल्चर। मतलब कि जो किसान लोग हैं, जो फार्मर्स है, तो यहाँ पर एक फार्मर अपनी जमीन का किंग है, वो किस तरह से अनाज उगाता है, कैसा रेट उनको सेट करना है, अंडरस्टैंडिंग में करके। तो यहाँ पर एजेंडा में ये दिया जा रहा है कि ये चीज को हटा दिया जाएगा। मतलब कि प्राइवेटाइजेशन जो है,
जो इंडिविजुअल ओनरशिप है किसान की फार्म पे उसके, वो हटाकर गवर्नमेंट उस चीज़ को टेक ओवर करेगी। कल के दिन जब वो सोल ओनरशिप उनके हाथ पे रहेगी, जैसा ज़मीन उनके हाथ पे, फार्मिंग उनके हाथ पे, तो वो बोलेंगे कि इस अनाज का यही रेट लगना है तो वही रेट लगेगा, किसान को जितना है वो दे देंगे एक सेट प्राइस, और आपको पब्लिक को बोलेंगे कि ये बेसिक जो आपका फार्म का चीज़ें हैं ये इतने में बिकेगा, इतने में बिकेगा। आप किसी थर्ड पर्सन या सेकंड पर्सन को देख भी नहीं सकते, क्योंकि एक ही कंपनी या एक ही गवर्नमेंट के थ्रू आपको हर अनाज आएगा एक सेट रेट पे। इंडिया में अगर आप हालत देखेंगे तो कई लोग यही कह रहे हैं कि जो फार्म लॉज इंट्रोड्यूस हुए ये मोनोपोली है एक बहुत बड़ी, और इसमें जो बड़े बिजनेसमैन है जो गवर्नमेंट के पीछे, ये लोग फ़ायदा उठा रहे और सुपर कॉरपोरेशन ये लोग बन रहे हैं ताकि हर चीज़ इनके कंट्रोल में आ जाए। मैंने एक रिसेंटली वीडियो भी बनाया था फार्म लॉस को एक्सप्लेन करते हुए कि है क्या। ओरिया मकबूल जान ये पाकिस्तान के एक मशहूर कॉलमिस्ट और एनालिस्ट है, और इन्होंने भी इस चीज़ को ब्रेक डाउन किया था, और उन्होंने कहा था कि ये जो स्ट्रक्चर है, ये जो पॉइंट्स जो दिए गए हैं, ये आपको प्रोटोकॉल्स ऑफ एल्डर्स ऑफ ज़ान एक किताब है जो बैंड है आज के दौर में, उसमें आपको पाए जाएंगे ये पॉइंट्स, मतलब कि लगभग उसी तरह से जो पॉइंट्स हैं। और उन्होंने कहा कि उसी किताब के हिसाब से ये आज एजेंडाज बन रहे हैं। मैंने अपने दूसरे चैनल पर एक वीडियो में भी कहा था कि प्रोटोकॉल्स ऑफ एल्डर्स ऑफ ज़ान की जो किताब है, ये किताब बैंड है, लेकिन मैंने इसको तकरीबन आज से 20 साल पहले पढ़ा था और बहुत शौक हुआ था जिस तरह से इसमें पॉइंट्स दिए गए थे। 1900s में रशियन जो ज़ार फैमिली थी, वहाँ की रूलिंग फैमिली, उनके हाथ जब ये किताब लगा था तो उन्होंने कहा था कि एलीट सुपर पावर जो पीछे हिडन रहते, उनका ऐसा एजेंडा है तो इस चीज़ को पब्लिश करके लोगों के बीच में नॉलेज ला दो। फोर्ड जो कंपनी है जो गाड़ियों की, उसका जो फाउंडर है हेनरी फोर्ड, उसने भी एक किताब पढ़ा था और उसने कहा था कि बहुत खतरनाक इन लोगों का एजेंडा है कंप्लीट वर्ल्ड को टेक ओवर करने, वन वर्ल्ड गवर्नमेंट फॉर्म करने का। और उसने भी फंडिंग करके तकरीबन 5 लाख किताब लोगों में बांटा था ताकि लोगों को नॉलेज आए। लेकिन सडनली जो कोर्ट्स थे, जो गवर्नमेंट्स थे उस दौर के, उन्होंने कहा कि किताब सब झूठ है, सब फॉल्स है, और कोई भी अगर ये किताब आज अगर प्रिंट करके पब्लिश करेंगे तो उनको जेल कर दिया जाएगा, खिलाफ एक साजिश है ऐसे किताब को प्रमोट करना। बैंड तो है बुक, लेकिन अगर आप ऑनलाइन चेक करेंगे तो एज रिसर्च पेपर्स आपको ऑनलाइन मिल जाएंगे, आप पढ़ सकते हो उन किताब में क्या क्या चीज़ें लिखे हुए। कहा जाता है कि किताब लिखा गया था तकरीबन आज से 200-250 साल पहले, और उसमें ये पॉइंट भी दिया गया है आगे के 100-200 साल के अंदर गोल्ड को आप कंप्लीट कंट्रोल में रखना ताकि पूरी पब्लिक और गवर्नमेंट्स आपके कंट्रोल में रहेंगे। तो आज के दौर में अगर आप देखेंगे पेपर करेंसी आपके पास 1 लाख रुपए भी घर में रहे, अगर गवर्नमेंट ने कह दिया कि पेपर की कोई वैल्यू नहीं है रातों रात, जैसा डिमोनेटाइजेशन के वक्त हुआ था 500 और 1000 की कोई वैल्यू नहीं है कह दिया गया था, तो जो पैसों का थैला है वो सिर्फ रद्दी बन जाएगी आपके पास। लेकिन गोल्ड इज गोल्ड किसी भी हाल, उसको कोई गिरा नहीं सकते, और बेसिक वही फॉर्म रहता करेंसी का आज के दौर में देखा गया। तो अगर आप कहेंगे कि गोल्ड से ऐसा क्या हो जाता है, तो सद्दाम हुसैन और गद्दाफी स्पेशली, उसका आइडिया था गोल्ड को एज करेंसी यूज़ करना और पेपर को और डॉलर को हटा देना ट्रेडिंग के लिए, और दोनों का हाल क्या हुआ उसके बाद आप देख सकते हैं। तो ये था कंप्लीट ब्रेकडाउन एमनॉन यत्ज़ाक के पॉइंट्स के बारे में जो उसने कहा, एजेंडा 21 के बारे में वो कह रहा है। प्रेडिक्शंस में तो हम लोग बिलीव नहीं करते, प्रेडिक्शंस इस्लाम में हराम भी है देखा गया तो, लेकिन वेल प्लान्ड स्ट्रैटेजीज जो एडवांस में किए जाते हैं, अगर आप गौर से देखेंगे इन चीज़ों को तो कहीं ना कहीं आहिस्ता आहिस्ता हर चीज़ आने वाली है। तो आपको क्या दिखता है इस चीज़ के बारे में, आप अपना ओपिनियन नीचे कमेंट कीजिए कि इसमें सच्चाई है या कंप्लीट कॉन्स्पिरेसी और नॉनसेंस है। इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए, और अगर आप नए मेरे चैनल पे प्लीज मेक श्योर टू सब्सक्राइब। जब तक फिर आई विल बी बैक सून अगेन, टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।